बेटा, आज आपने खजाने से आपके लिए एक बहुत बढ़िया कंपनी लाया। बहुत बढ़िया कंपनी, ऑटोमोबाइल सेक्टर की है। एम से नाम शुरू होता है। काफ़ी करेक्शन होगी इसमें। मैंने बड़ा एफएनओ में काम किया और बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमाया। हालांकि लास्ट में फंस गया मैं, तो अभी मैं इसमें फिर मैं दूसरी रणनीति बनाई है ताकि इस राउंड में लॉस हो गया, जैसे बाजार गिरा, वो भी कवर हो जाए और अच्छा मुनाफा आगे भी आ जाए। दोनों काम करने ना साहब, आसान थोड़ी है। आप अगर गैस कर पाए उस कंपनी को तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए और कंपनी का नाम बताइए। इसके अलावा आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाजार के करंट सिनेरियो की। भाई क्या लग रहा है, बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कौन से फेवरेबल फैक्टर्स हैं, कौन से अनफेवरेबल फैक्टर्स हैं, मतलब किस तरह के हमारे को सेंटीमेंट्स नज़र आ रहे हैं बाजार में, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि आज एक मंथ की बड़ी एक्सपायरी, कहिए साल की एक्सपायरी खत्म हुई है, तो एक नया शुभारंभ हुआ है देखा जाए। और इस साल का कल लास्ट ट्रेडिंग डे है तो इसके चलते चर्चा डिटेल में बनती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि इन सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? समय भाग रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और इनके साथ पेस रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। पर अगर बात फाइनेंशियल साइड की हो तो आपके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। नाम है ऑलम ट्रेड का क्विकलर। भाई साहब, ये एक ऐसा जबरदस्त, कहते हैं धांसू प्लेटफॉर्म है जहां मात्र 5 सेकंड के अंदर आप अपना ट्रेड कर सकते हैं और यह प्लेटफॉर्म आपके लिए 2400 घंटे उपलब्ध है। ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो बहुत डायनामिक है और धड़ाधड़ तेजी के साथ बहुत जल्द एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस चाहते हैं। बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मात्र 5 सेकंड लगेंगे साइन अप करने के लिए। साइन अप करते हुए प्रोमो कोड यूज करिए तो आपको मिलेगा 30% का बढ़िया बोनस। पर बोनस के लिए मिनिमम $10 का डिपॉजिट करना पड़ेगा। अर्थात अगर आप $100 करेंगे तो आपको मिलेंगे $130 और $10 करेंगे तो आपको मिलेंगे $13। 30% एक्स्ट्रा। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की। तो भाई, अब जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा था, आपने उसको गैस किया? मुझे लगता है कई लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता चल जाता है जब मैं थोड़ा हिंट देता हूं। कईयों ने सही पहचाना। स्टॉक का नाम है मदरसन सुमी सिस्टम्स। बेहतरीन स्टॉक। आपके सामने इसका मैक्सिमम स्टॉक का लेवल ले आया हूं। देखिए, इसका जो पीक रहा है वो रहा है आज तक का 273 रुपए के आसपास, जो इसने इसी साल बनाया था पिछले। और देखिए, कोरोना के चलते स्टॉक में एक बहुत ज़्यादा गिरावट आई, फिर वी शेप रिकवरी है, अब फिर से ये करेक्ट हो रहा है। बेहतरीन स्टॉक है। देखा जाए तो ये वाला पीरियड वेस्ट हो गया, एक थोड़ा सा ही देखा जाए नेट में रिजल्ट आया, अदरवाइज ये वाला पीरियड कहना चाहिए पास ऑन हो गया। 1 ईयर की बात करेंगे तो इसने लो बनाया था 143 का और हाई बनाया 272 का, 273 का, जो मैंने बताया इसी साल बनाया। और इस वक्त स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट होकर 215 के लेवल पर आ चुका है। इस साल वैसे कोरोना के चलते शुरुआती दौर में गिरा हुआ था। अगर एक साल से रिटर्न कंपेयर करें तो बहुत अच्छी 34% की रिटर्न दी है। कंपनी की थोड़ी बात कर लेते हैं। कंपनी जो है बहुत सारे ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, तो इसको एक बढ़िया बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तब भी इन्होंने माल बनाना है, डीजल व्हीकल है तो भी बनाना है, पेट्रोल व्हीकल है तो भी बनाना है। जो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां, उनके पास धंधा तो रहेगा ही रहेगा। अपने प्लांट्स को, अपने फैक्ट्रीज को वो रीसेट कर लेते हैं या रीमॉड्यूल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू नई नई रिक्वायरमेंट्स। तो ये एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, इसके प्लांट ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा है, लगभग 70,000 करोड़ के आसपास। और स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो 33 है। वैसे मैं बता दूं, इसका प्राइस अर्निंग रेशियो नॉर्मली हायर साइड पे ही रहता है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.7 है। इसको ग्रोथ स्टॉक माना जाता है, इसलिए इसकी डिविडेंड यील्ड कम होती है। बुक वैल्यू इसकी 40 रुपये है। तो बुक वैल्यू से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 5.5 टाइम्स जो है बुक वैल्यू, 40 इंटू 5 करेंगे 200, 215 का लेवल, 5.5 टाइम्स जो है ये बुक वैल्यू पे कोट हो रही है। रोस और आरओई इसका जो है 9% के लपेटे में।
ये गिरा है क्योंकि लॉकडाउन के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफ़ी हिट पड़ा है। अब देखिए प्रमोटर्स का और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स का पैटर्न जो शेयर होल्डिंग पैटर्न फिक्स्ड है लगभग 62%। एफआईज डीआईज ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन वो भी 16% के ऊपर है कॉन्स्टेंटली। देखें डीआईज ने लेटली अपना स्टॉक घटाया था पर फिर सितंबर 2021 के क्वार्टर में इन्होंने बढ़ा दिया। अब दिसंबर क्वार्टर की डिटेल्स आएंगी तो पता चले जाएगा। और सबसे कम स्टॉक कंपनी में जो स्टेक है वो पब्लिक का, यानी आपके जैसे मेरे जैसे छोटे निवेशकों का, लगभग 8.25%। अब इसके चार्ट को देखिए, ये इसका जो है पीली वाली लाइन ये है 200 डेज का मूविंग एवरेज, यानी 200 डेज का मूविंग एवरेज 226 है। और ये जो आपका, थोड़ा इसको मिटा दूं, दो है ना, ये इन दोनों को मैं इकट्ठा सर्कल कर देता हूं, ठीक है नी। ये है ना जो पीला वाला है येलोइश कलर में 227 कह लीजिए, वो इसका 200 डेज का ईएमए है। और जो 224 है इसका 50 डेज का ईएमए है। 50 डेज का ईएमए ने, यानी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर से काटा और नीचे चला गया। इस तरह के क्रॉसओवर का नाम होता है डेथ क्रॉसओवर। डेथ क्रॉसओवर का मतलब होता है कि शेयर में काफी मंदी है और ये मंदी गहराएगी, ऐसा डेथ क्रॉसओवर कहता है। अगर ये रिवर्स हो जाता है, यानी नीचे से जो मूविंग एवरेज है शॉर्ट टर्म 50 डेज, अगर 200 डेज मूविंग एवरेज को ऐसे ऊपर की तरफ काटती है तो उसको कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, यानी इसके सुख भरे दिन शुरू हो गए। अब इसके मरने वाले दिन अभी दिखा रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको अभी पकड़ना है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जब अच्छा लगे इसको खरीद सकते हैं। और अगर आप देखेंगे ये एक रेंज में घूम रहा है पिछले 7 दिन में। जो पीछे जो भारी गिरावट आई थी बाजार में उसमें ये शेयर काफी गिरा, हालांकि उसने फिर रिकवरी बड़ी फास्ट दिखाई, फिर उसी लेवल पे ये टका हुआ है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। तो ये इसका जो घूम रहा है अभी, ये 220 और 215 के बीच घूम रहा है। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इसमें जब अच्छा लगे, आपको लगे हाँ भाई इसके दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, तो उसके हिसाब से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे लेटली वॉल्यूम भी इसका काफी गिर गया है। तो ये सब बातें देखने से एक आइडिया लग जाता है। बुलिश क्रॉसओवर इसमें बना हुआ, हालांकि बुलिश क्रॉसओवर धूमिल पड़ रहा है और आरएसआई जो है वो 45 के लेवल पे है और आरएसआई 40 के नीचे कम ही गया है। अगर आप 40 पे लाइन बनाएंगे तो उसके नीचे कम ही गया। तो ओवरऑल एक बढ़िया स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। मैं ये नहीं कहूँगा आप आज लीजिए कल लीजिए, मेरा ऑब्जेक्टिव कोई टिप का नहीं होता है। मैं जब खरीदता हूँ तो अपने स्टूडेंट्स को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। बाकी मेरा ऑब्जेक्टिव होता है आपको कोई भी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना, आपकी नॉलेज में डालना। सो मैं ले आया हूँ और ऐसे वक्त पे डालना जब वो गिरा हुआ है और उसमें अगर नज़र बनाई जाए तो हमें अच्छे मौके करंट या आने वाले वक्त में मिल सकते हैं जब हम उसमें निवेश करें। इस ऑब्जेक्टिव से लाया हूँ। कैसा लगा मेरा ऑब्जेक्टिव कमेंट में बताइए। अब बात करेंगे सारे देश की शेयर बाजार की कहानी, एमकेजे की जुबानी, जिसमें चर्चा करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। पर कुछ बातें बताऊं, देखो इन्फ्लेशन के नंबर चलते इस वक्त बहुत सारे सेक्टरों पे दबाव है और एफएमसीजी पे भी कहते हैं दबाव है, लेकिन माना जा रहा है कि एफएमसीजी इस झटके को सह लेगा। इन्फ्लेशन के चलते वो अपने जो खर्चे बढ़ेंगे उसको वो कस्टमर्स पे पास ऑन कर पाएगा, जिसके चलते उसको मार्जिन में स्ट्रगल करनी पड़ेगी पर मार्जिन मेंटेन कर लेगा। इसी के चलते आपने देखा होगा एफएमसीजी सेक्टर के सारे स्टॉक बहुत ज़्यादा बुरी तरह से औंधे मुंह गिर गए। दूसरा, इस वक्त अगर देश में कंसर्न चल रहा है, अब देखिए फेवरेबल फैक्टर्स की बात करते हैं। भाई फेवरेबल फैक्टर यह है कि डाउ जोन्स और S&P 500 ने कल अपना लाइफ टाइम हाई बनाया। जब वो बाजार लाइफ टाइम हाई बना रहे तो हमारे भी बनने चाहिए। इसमें अनफेवरेबल फैक्टर भी छुपा हुआ है। अनफेवरेबल फैक्टर क्या छुपा हुआ है? वो ये छुपा हुआ है कि एफआईज को अपना देश, यानी उनको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी अमेरिका है, अमेरिका में निवेश करो। इसलिए आपने देखा हो कितने लंबे समय से हमारे देश के अंदर वो नेट बिकवाली कर करके पैसा ले जा रहे हैं और लगता है अपने अमेरिकी बाजार में डाल रहे हैं। इसलिए हमारे बाजार तो गिरे हुए हैं, अमेरिकी बाजार चढ़े हुए। कई लोग मेरे से ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई सर ऐसा क्यों है कि अमेरिकी बाजार लाइफ टाइम हाई पे, हमारे बाजार गिरे हुए हैं। तो अमेरिकी बाजारों को इस वक्त एफआईज का बहुत ज्यादा सपोर्ट है और हमारे बाजारों में एफआईज का सपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव है, नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं। वो हर बार देखिएगा भारी बिकवाली करते हैं, जिसके चलते माल बिकता। आज बिकवाली की खरीदारी की है, आज भी नेट बिकवाली। तो यहां से माल बेच बेच के जा रहे हैं, अपने देश में लगा रहे हैं, जिसके चलते वहां तेजी देखने को मिल रही है। तो ये भी आप एक कोरिलेशन कर सकते हैं। आपका क्या विचार है इसके बारे में कमेंट में बताइए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे
अब पॉजिटिव फैक्टर ये है कि जब तक कोरोना का भय बना रहेगा, गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं वो थोड़ी हल्की रहेंगी। तो ऑल्दो इन्फ्लेशन का प्रेशर है जिसके चलते लोग कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। अब हो सकता है इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ना बढ़ाए, उनको लग रहा है ओमिक्रॉन का चक्कर चल रहा है तो ये तो बस मुश्किल हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाएगा, हो सकता है बाजार गिर जाए और लोग जैसे ही ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता है लोग वर्क फ्रॉम होम या कहीं की जॉब छूट जाती है, जो उनको नई नई जॉब मिली होती है वो चली जाती हैं, जिसके चलते उनको इनकम का भी दिक्कत हो जाती है। तो उस केस में गवर्नमेंट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करने की कोशिश करती है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जब तक ओमिक्रॉन का खतरा है यानी कोरोना का खतरा है तो बाजार में इतना मैसिव कुछ नहीं आएगा, तो सूनर लेटर हमारे बाजार भी भागेंगे। तो ये एक प्रकार का पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। पर नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि देखो बार बार लॉकडाउन लगना शुरू हो गया, कई देशों में लॉकडाउन लगा है और कई देशों में बहुत तेजी से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं और हमारे देश में भी दिल्ली और मुंबई में एकदम तेजी के साथ बढ़े हैं। अभी वन डे में हाईएस्ट केस अभी रिसेंटली रिपोर्ट हुए हैं। तो इसके चलते फिर वो नेगेटिव फैक्टर बन जाता है। अब नेगेटिव फैक्टर के साथ साथ अब इसका मतलब फार्मा कंपनी चलनी चाहिए, तो फार्मा कंपनी का देखा अपने लेटरली थोड़ा सा बढ़ा है। अब इसमें एक फेवरेबल फैक्टर भी है, ओमिक्रॉन का माना जा रहा है कि ये स्प्रेड तो जल्दी होता है पर ये इतना डेंजरस नहीं है, मतलब इतना मतलब ये फैटल नहीं है, तो ये मामूली है और लोग सहन कर लेते हैं। और ये भी एक सेक्शन कह रहा है कि भाई जब इस तरह से कोई पैंडेमिक आता है तो वायरस कमजोर होता है, तो ओमिक्रॉन उसका कमजोर पैटर्न है। इस लोगों को होगा वो दवाई खाएंगे, दवाइयाँ आ गई हैं, और दवाई नहीं भी खाएंगे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और दवाई खाएंगे तो अच्छी बात है, दोनों काम करेंगे जल्द वो ठीक हो जाएंगे तो कोरोना से लड़ने की उनकी और शक्ति बढ़ जाएगी। यानी इसके अब वेरिएंट जो आएंगे वो कमजोर होते चले जाएंगे और धीरे धीरे वायरस अपने आप मर जाएगा। ऐसा भी एक सेक्शन जो है मेडिकल के बारे में जो ज्ञान रखता है इस तरह की बातें भी कर रहा है। तो इस वक्त बाजार में दोनों अच्छे और बुरे फैक्टर्स हैं, पर मुझे लग रहा है बाजार जो है टेक्निकली कमजोर है, जिसकी चर्चा मैं अब आपके साथ करता हूं। देखिए आज बाजार ने काफी कोशिश करी उठाव बनाने की। बाजार सुबह खुलता है एक हल्की गैप डाउन ओपनिंग के साथ 17,201 पर, कल खुला था बंद हुआ था 17,213 पे, तो नाम मात्र यानी 12 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करता और खुलते ही ऊपर की रफ्तार तेजी से पकड़ता और एक पीक बनाता है 17,264 पे। लोगों की बाँछें खिल जाती हैं, बुल्स खुश हो जाते हैं, बेयर्स की धोती खुलनी शुरू हो जाती है। पर बुल्स की जो खुशी है वो थोड़ी देर ही रहती है क्योंकि बाजार उसको फिर डिप लेता है, बेयर्स नाचना शुरू करते हैं, बुल्स थोड़ा सा गर्दन झुकाते हैं तो एकदम बाजार फिर चढ़ जाता है। बुल्स की फिर होली बन जाती है और बेयर्स की बैंड फिर, लेकिन थोड़ी देर बाद बाजार फिर गिरना शुरू हो जाता है, फिर पिछली बार से ज्यादा गिरता है। देखिए पहले जितना गिरता उससे ज्यादा गिरता, और यहां पर वो फिर जो है अच्छा लो जो होता है आज का वो तो शुरुआती दौर में बना लिया था उसने, तो इसलिए बाद के दौर में लो से तो ऊपर ही रहता है, पर एक नया पिछले वाले ओपनिंग लो से थोड़ा ऊपर का लो बनाकर फिर वहां से थोड़ी रिकवरी लेता है। तो अल्टीमेटली फ्लैट ही बंद होता है बाजार, जहां खुला था देखा जाए वहीं 2 पॉइंट ऊपर बंद हो जाता है नाम मात्र, और कल के मुकाबले 10 पॉइंट मुश्किल से गिरता है, यानी फ्लैट अपनी आज वो क्लोजिंग देता है। आज जो भागने वाले शेयर थे उसमें एनटीपीसी, एचसीएल, सिप्ला, इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डी, विप्रो और टाइटन थे। गिरने वाले जो शेयर थे बजाज ऑटो, रिलायंस, यूपीएल, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, टाटा मोटर, हिंडाल्को। तो यानी इन शेयरों में भारी गिरावट है। गिरावट 2% से ज्यादा किसी भी निफ्टी 50 के शेयर में नहीं थी और 3% से ज्यादा तेरी केवल एकमात्र एनटीपीसी में थी। अब अगर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में क्या है, समस्या ये है कि एक तो अच्छी बात यह कि जो गैप रह गया था ये तो फिल हो गया, नहीं सॉरी गैप ना गलत देख जाता हूं मैं, कल भी हो रहा था पता नहीं क्यों ये कैंडल मिस कर देता हूं। ये वाला गैप मतलब बुरी बात ही कहूंगा ना, अच्छी बात तो नहीं है, बुरी बात है कि ये वाला गैप रह रहा है और ऐसी स्थिति में जब बाजार कमजोर है तो ये गैप फिल होना चाहिए। अच्छी बात यह कि 1 2 3 तीनों दिन की कैंडल ने 20 डेज मूविंग एवरेज यानी जो मिडल बोलिंजर बैंड है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो अपने आप में एक अच्छा बात है। और ओवरऑल अगर यहां से हम ऊपर तक का बनाएंगे तो अभी तक बाजार ऊपर की तरफ ही गया है इस गिरावट के बाद, तो एक वी शेप बाजार ने रिकवरी ली। हालांकि अब चिंता का विषय है कि इस लेवल पे ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया। 50 डेज ईएमए से खासा नीचे है, 50 डेज ईएमए देखेंगे तो 17,535 का है, वहां से अभी भी लगभग 300 पॉइंट नीचे। तो बाजार इस वक्त कहना चाहिए कंफ्यूज सा है कि जाए तो जाए कहां, ऊपर जाए या नीचे जाए, तो बाजार का कंफ्यूजन बरकरार है। अब अगर आप बात करें एमएसडी चार्ट पर तो अच्छी बात यह कि लगातार जो बुलिश क्रॉसओवर है और मजबूत हो जा रहा है और आरएसआई भी अब 50 के लेवल पे आ गया है, यानी अगर देखेंगे रीसेंट हाईज पे चला गया आरएसआई, तो रीसेंट हाईज पे चला गया, तो ये अपने आप में बाजार को अच्छी मजबूती दे रहा है। ये एक बड़ा फेवरेबल फैक्टर है। तो दोनों तरह के संकेत होते हैं।
अब बात करते हैं आने वाले हफ्ते की, क्योंकि अब नया वीकली ऑप्शन चेन स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप उस पर देखेंगे तो अभी 17,200 जहां पे करंट लेवल है वहां पे परफेक्ट स्ट्रैडल बना हुआ है। कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल बराबर है। नीचे चले जाएंगे तो पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, ऊपर चले जाएंगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। तो यानी अभी तो बाजार में कोई ट्रेंड नहीं बना है, कल लोग नई पोजीशन बनाएंगे। तो अभी तो बाजार 17,200 पे स्थिर है ऑप्शन चेन एनालिसिस पर। और अगर अब की बार जनवरी की एक्सपायरी की बात करें तो वहां पर नीचे में बाजार जो मजबूती दिखा रहा है वो 17,000 के लेवल पे दिखा रहा है, एक बड़ी मजबूती। और इवन 17,200 के लेवल पे भी बाजार की बहुत अच्छी मजबूती है, क्योंकि वो पुट के ओपन इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा है। और ऊपर में बाजार जो मजबूती दिखा रहा है वो 17,500 पे, जहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, पर यहां पे पुट का ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। और सही मायने में 18,000 का लेवल है, जहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट आउटवे कर रहा है पुट के ओपन इंटरेस्ट को। तो यानी यहां एक बड़ी अजीब सी और बड़ी रेंज निकल के आ रही है 17,000 से 18,000 तक की। और अगर आप और कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो आप 16,500 कर लीजिए, क्योंकि 16,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और कॉल का कम है। तो बड़ी रेंज मंथली एक्सपायरी के लिए 16,500 और 18,000, यानी दोनों तरफ के रास्ते इस वक्त खुले हुए हैं, जो बाजार में अभी संकेत मिल रहे हैं। अब बात करते हैं पीसीआर की। तो पीसीआर भी बड़ी अजीब बात कर रहा है। जो वीकली पीसीआर है वो तो ओवर सोल्ड कह लीजिए या न्यूट्रल की तरफ है, और जो मंथली पीसीआर है वो ओवरबॉट है। तो ओवरबॉट है तो बाजार मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से तो कमजोर होना चाहिए, वीकली के हिसाब से बढ़ना चाहिए। यानी दोनों संकेत जो हैं बिल्कुल ही विपरीत आ रहे हैं। आइए अब बात करते हैं किसकी, आपके प्यारे राजदुलारे निफ्टी 50 की। तो निफ्टी बैंक मैडम कह रही निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक जो है आज लगभग 34,977 में खुलता है और कल बंद हुआ था 35,045, यानी गैप डाउन ओपनिंग करता है, लगभग ज्यादा नहीं 45 और 25 70 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग है। खुलते ही आज का बॉटम एक बार शुरुआत में और एक बार मध्यम में बॉटम टच करता है, खुलता है पहले बढ़ता है फिर धड़ाम से गिरता है और एक बॉटम बना लेता है 34,751 का, फिर एक फास्ट रिकवरी देता है, जो खास बात है बड़ी फास्ट रिकवरी। लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन आखिरी क्षणों में फिर गिरता है। बीच में तो लगता है आज शॉर्ट वाले मर जाएंगे, लेकिन आखिरी क्षणों में फिर गिरता है और फिर चढ़ता है और अल्टीमेटली जहां खुला था वहीं आसपास बंद हो जाता है 35,063 पर, 18 पॉइंट बढ़कर नाम मात्र की तेजी के साथ आपको टाटा बाय बाय कर जाता है। आज जो अगर आप देखेंगे तो ऐसे 5 शेयर थे जो लालियाली में थे और 2 शेयर पीएनबी और आपका आईसीआईसी बैंक, ये जीरो थे। इवन आईडीएफसी में भी खास फर्क नहीं था और बाकी शेयरों में तेजी थी। यानी आज मिले जुले संकेत साफ थे। सबसे आगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक था, फॉलोड बाय इंडसइंड बैंक। इन दोनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। गिरे वाले शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आज आरबीएल बैंक में देखने को मिली। कल या परसों तो परसों आरबीएल सबसे ज्यादा तेज था, आज सबसे ज्यादा गिरा हुआ था। एसबीआई और बंधन के भी आज कपड़े खासे खुल चुके थे। तो ये थे आज के बेहाल। तो अब बात करते हैं इसके चार्ट की। तो इसके चार्ट में तो एक यहां पे गैप रह रहा है जो पुकार के कह रहा है। अच्छा, ये गैप वैसे यहां तक तो थोड़ा पार्शली फिल भी हो गया, अगर आप देखेंगे ना, गैप बड़ा ध्यान से देखना होता है यहां तक फिल हो गया, हल्का सा रह गया गैप, पर रह गया। तो ये गैप तो चीख चीख के कह रहा आजा रे ऊपर आजा, अब आए ना आए। अब देखो इसमें जो बुरा संकेत है, एक तो वो ये कि बाजार यही घूम रहा है, मतलब कोई मजेदारी नहीं दिखा रहा। दूसरा 200 दिन ईएमए से डिसिसिवली नीचे है। 200 दिन ईएमए जो है 35,704 है और आज भी बाजार ने 35,131, यानी कहीं ना कहीं टॉप से जो 200 दिन का ईएमए है उससे 600 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग दी है। जब तक बाजार डिसिसिवली 35,700 को नहीं क्रॉस करता, बाजार में अभी आप निफ्टी बैंक में तेजी की उम्मीद नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बेरिश क्रॉसओवर थोड़ा ही रहा, पहले बुलिश क्रॉसओवर भी थोड़ा रहा था और अब बेरिश क्रॉसओवर आज उसका किस पूरा हो गया और आप देखेंगे हल्का सा हरा हिस्टोग्राम 0 से ऊपर बना है, यानी कि आज बुलिश क्रॉसओवर आ गया है। आरएसआई संभल रहा है, हालांकि वो 40 से लगातार नीचे रह रहा है, जो बाजार में कमजोरी के संकेत कर रहा है, पर आज उसने 40 के लेवल के पास पहुंचने की कोशिश करी पर 40 पहुंच नहीं पाया। अब बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की, वीकली वाले की। तो वीकली वाले पर एक टक्कर जो है करंट लेवल पे नजर आ रही है, वहां पे कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़िया है। उससे नीचे चले जाएं 34,500 पे तो पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल से 4 गुना है और 35,500 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट से 4 गुना है। यानी फिर रेंज क्या बन के आई 34,500 से 35,500। अभी ये रेंज टू अर्ली टू स्वे है, क्योंकि कल जो है पहला दिन होगा सही पोजीशन लेने का। आज तो लोगों के कपड़े फटे होंगे, लोगों ने अपनी भावनाओं को संभाला होगा, कईयों की लॉटरी लगी होंगी, आज तो लोग शांति से बैठ गए होंगे। वो कल तय करेंगे भी अब मंजर क्या है। कई लोग ना एक्सपायरी पे आजकल काम भी नहीं करेंगे, अगले दिन देखेंगे मूड माहौल के हिसाब से। अगर वीकली आप इसका पीसीआर देखेंगे बैंक का, तो ये भाई साहब ओवर
सोल्ड है, जो ये कह रहा है भाई इसको बढ़ना चाहिए, और जो मंथली है वो ओवर बॉट है। तो यानी कहने का मतलब दोनों अभी भी उल्टे संकेत दे रहे हैं। अब आ गया आपका एफआईज और टीआई। तो यार अब मैं इन एफआईज का क्या करूं यार, क्या करूं, मतलब समझ नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है? जो मैंने आपको थियरी बताई कि ये यहां माल बेच रहे हैं, अपने अमेरिका में लगा रहे हैं, जिससे अमेरिका लाइफ टाइम हाई पे और हमारा बाजार गिरा हुआ। आपका इस थ्योरी के बारे में क्या विचार है, कमेंट में बताइए। आज भी बेशर्मों की तरह इन्होंने 1000 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी। डीआईज ने संभालने की कोशिश करी, पर लगता है उनके भी फंड्स की कैपेसिटी है। उन्होंने केवल 578 करोड़ का माल खरीदा, जिसके चलते 408 करोड़ 408 करोड़ की नेट बिकवाली है, जो कि अपने आप में ज्यादा है। आज मंथली एक्सपायरी थी, सारे काम निपटा दिए। पहली दफा लॉस हुआ है इस महीने, ईमानदारी की बात। आज पूरा पीएनएल बन जाएगा, कल मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा। हालांकि लॉस जो है पीछे, जो मैंने अक्टूबर के मंथ में जितना कमाया था उस मंथ में फुल, उससे कम का लॉस है इस महीने। तो यानी वो सहनीय लॉस है। नहीं, नवंबर में कम कमाया था, अक्टूबर में थोड़ा ज्यादा था। नवंबर में बहुत ज्यादा होना चाहिए था, पर नवंबर में लास्ट में लॉस हो गया था, आपको याद हो। तो फिर नवंबर में गए तो ठीक ठाक प्रॉफिट में थे, पर लॉस एब्जॉर्ब कर लिया था। दिसंबर में लॉस ही निकल गया, पर वो लॉस अक्टूबर के प्रॉफिट से कम है। तो यानी कि अब अगर आगे 3 महीने अच्छे निकल जाते हैं तो बढ़िया, और ओवरऑल ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस मेरा अच्छा चल रहा है। मैं दोनों सिचुएशंस मेंबर्स के साथ कल शेयर कर दूंगा। डेली बेस का प्रॉफिटेबिलिटी तो आपको बता ही देता हूँ। पर्पस यही होता है ताकि मेंबर्स को भी एक प्रिविलेज लगे कि सर हमारे साथ कुछ बातें एक्स्ट्रा शेयर करते हैं। आज काफ़ी सारे ट्रेड थे, वैसे स्क्वायर ऑफ ही सारे थे। 16 ट्रेड्स थे, एक नई पोजीशन थी, 13 स्क्वायर ऑफ थे। पर्ल और उसके बाद पर्ल एंड ट्रेड बेरिल के भी 10 ट्रेड थे, प्लैटिनम उसके भी 10 ट्रेड थे। आज जो थे मैंने कैश में बड़ी खरीदारी करी, नई पोजीशनें बनाई, और मैंने वो प्लैटिनम और सफायर के लिए बनाई। जैसा कि मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कल मैंने सारे अपने सौदे स्क्वायर ऑफ कर दिए थे, बच्चे कुछ आज कर दिए। तो जो चीज़ सस्ते रेट पे उपलब्ध है मैं धीरे धीरे खरीद रहा हूँ। यानी कि मैंने शॉर्ट कर दिया पहले, अब वापस धीरे धीरे नीचे के रेटों पे खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। आज एक इंट्रा डे किया था। सुबह मैंने बंधन बैंक का एक लॉट खरीदा था फ्यूचर का 250 का, बाद 245 का, और बाद में 250 का बेच दिया। तो 5 रुपये के हिसाब से 9000 रुपये इसमें बच गए। तो बेटा अब मैं एक छोटा डिस्क्लेमर दे दूँ, देखो जितना आसान, जितना अच्छा आपको यहाँ नजर आता होगा ना कि हाँ भाई सर प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना ईजी है यार, कितना आसान है, ऐसा नहीं। शेयर बाजार रिस्क से भरी जगह है। तो मेरा आपसे निवेदन है, पहले आप मेरी वीडियोस को देखें और फिर मेरे लाइव डेमोज देखें। ट्रेड मत करें, देखें, समझें, रिस्क रिवॉर्ड को समझें। जो रिस्क रिवॉर्ड नहीं समझते वो फंसते हैं। देखिए इतना बुरा मंथ था, उसके बाद भी मैंने देखा कि मेरे ज़्यादा लॉसेस नहीं हुए, क्योंकि मैंने पीछे और एक महीने का मैंने कंपेयर भी कर दिया। अक्टूबर में जितना प्रॉफिट कमाया था उससे कम का लॉस। पर मेरे को बहुत सारे लोग बता रहे हैं इस वक्त, उनको तो कोई कहता है मेरे 4 महीने के प्रॉफिट उड़ गए, कोई कहता 5 महीने के उड़ गए, कोई कहता 6 महीने के उड़ गए, कोई कहता साल के उड़ गए। यानी इसका क्या मतलब है, वो ओवर ट्रेड कर रहे थे। तो ओवर ट्रेड करे तो बाजार में इतना गिरावट आई तो वो संभाल नहीं पाए, तो उनको लॉस हो गया। अब बाजार अगर इसी तरह गिरता तो उनकी तो कैपिटल भी डूब सकती है। तो इसलिए शेयर बाजार में ना सोच समझ के काम करना चाहिए। तो इसलिए मैंने बनाया आपके लिए एक सिस्टम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का। उसका ऑब्जेक्टिव आपको ट्रेड की टिप देना बिल्कुल नहीं, मैं टिप किसी को नहीं देता, मैं करके दिखाता हूँ कि आप देखो क्या रिस्क का क्या रिवॉर्ड है। उसके लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो। और आजकल मेंबर्स एक्सक्लूसिव सुबह सुबह एक वीडियो भी लेके आता हूँ उनके लिए, सुबह सुबह बाजार में क्या चल रहा है, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। और इसके साथ साथ अगर यही सब चीज़ें नज़दीकी के साथ कोल नाल, पंजाबी में कहते हैं कोल नाल, सीखना चाहो तो आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बन सकते हो। फ़ोन नंबर है 7011 323 077 7011 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छा डीमेट को अकाउंट खुलवाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइक जिंगल है, जिंगल। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।